केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह सरदार पटेल का एक निर्णायक या प्रहार था जिसने रजाकारों के षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया और हैदराबाद को मां भारती की गोद में लाकर बैठा दिया था। बेहद अफसोस की बात है कि आजादी के बाद 7 दशकों तक इस ऐतिहासिक घटना को याद करने और उसे उचित सम्मान देने का काम जो सरकारों के द्वारा किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया। मैं पूछता हूं कि किसी ने युवा पीढ़ी को उस दिन के महत्व से जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि पिछली सरकारें अपनी तुष्टीकरण की नीतियों में फंसी रहीं और डर के कारण इस दिन को मनाने से भी लगातार वह बचती रही हैं। भाइयों और बहनों, क्या यह सच नहीं है कि रजाकारों ने एक समुदाय हिंदुओं पर सबसे भीषण अत्याचार किए? हिंदू और मुसलमान, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला कोई भी क्यों न हो, भारत ने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं दिखा। हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने सारे विश्व को यही संदेश दिया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। साथियों, कर्नाटक के बीदर जिले के एक गांव जिसका नाम गोरटा भी है, रजाकारों के आतंक का मैं मानता हूं कि वह एक जीवंत उदाहरण है। यह गांव रजाकारों की बर्बरता का शिकार बना। वहां 200 से अधिक हिंदुओं को कतार में खड़ा करके पूरी निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया। गांव की बहनों और माताओं की अस्मिता को तार तार किया गया। लूटपाट और हिंसा का तांडव हुआ। उस समय रजाकारों की एक कहावत भी प्रचलित थी कि बामन को लूटो, बनियों को काटो, आपस में सब बांटो। पूरे समाज की एकता को वह तार तार कर देने पर आमादा थे। रजाकार किसी भी सभ्य जीवन के मूल्यों के खिलाफ लगातार वह खड़े थे। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, रजाकारों का आतंक लगभग पहलगाम के आतंक के समान ही था, जहां लोगों से धर्म पूछकर उन्हें मारा गया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भी रजाकारों की तरह भारत के सामाजिक सौहार्द पर एक करारा प्रहार था मेरे बहनों भाइयों। लेकिन जैसे 1948 में रजाकारों की साजिश पटेल की लौह इच्छा शक्ति के आगे ढह गई थी, वैसे ही आज भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और उसके एजेंट भी असफल हुए हैं। भारत ने इस हमले का करारा जवाब दिया है। हमने यह साबित कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कि भारत की संस्कृति हजारों वर्षों से विभिन्नताओं को जोड़ती आई है और यही हमारे भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि जब हम रजाकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय किसी समुदाय के लोगों से नहीं है, क्योंकि 21 अगस्त 1948 को यह उर्दू दैनिक इमरोज के संपादक पत्रकार सुएबुल्लाह खान ने निजाम से भारत में विलय की मांग का समर्थन किया तो रजाकारों ने उनके भी हाथ काट डाले थे मुस्लिम होने के बावजूद, और उन पर गोलियां भी दागी थी। अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। यह घटना इस बात का प्रमाण है मेरे साथियों कि रजाकार केवल हिंदुओं के ही नहीं बल्कि भारत समर्थक हर आवाज के वह दुश्मन थे। इसलिए जब हम रजाकारों की बात करते हैं तो हमारा मतलब उस सोच से है जो भारत की आत्मा के खिलाफ है, जो सर्वधर्म संभाव के विचार को नहीं मानती है। मेरे बहनों भाइयों, हैदराबाद के मामले में जब रजाकारों का सरगना कासिम रिजवी दिल्ली में सरदार पटेल से मिला तो उसने कहा, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और मर जाएंगे पर भारत से किसी भी सूरत में नहीं जुड़ेंगे। तो सरदार पटेल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं आपको आत्महत्या करने से कैसे रोक सकता हूं। संदेश साफ था साथियों, भारत किसी भी कीमत पर हैदराबाद को अलग नहीं होने देगा। और जब कासिम रिजवी ने यह तक कह दिया था
कि अगर भारत हैदराबाद में आया तो 1.5 करोड़ हिंदुओं की केवल हड्डियां और राख मिलेगी। तब सरदार पटेल ने दो टूक कहा, यदि यही निजाम और उसके सलाहकारों की मानसिकता है तो समझ लीजिए कि उनका भविष्य और उनकी रियासत दोनों विनाश के कगार पर है। यह दृढ़ इच्छा शक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। साथियों, निजाम सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं था, वह लोकतंत्र की भावना के भी खिलाफ था। सोचिए, 85% हिंदू बहुल राज्य हैदराबाद पाकिस्तान में विलय के बारे में कैसे सोच सकता था। पर निजाम को अपनी जनता की कोई परवाह नहीं थी। इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ खड़े होने के लिए निजाम ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए की मदद भी भेजी थी। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घमंडी निजाम, उसके कुटिल सलाहकारों और उसकी खूनी रजाकार सेना को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। हार के बाद निजाम को भारत में विलय करना पड़ा, रजाकारों से उन्हें नाता तोड़ना पड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ में की गई शिकायत उन्हें वापस लेनी पड़ी और लोकतांत्रिक व्यवस्था अंततः उन्हें स्वीकार करनी पड़ी थी। काश उसने यह सब कुछ कुछ महीने पहले कर लिया होता तो उसे हैदराबाद के हिंदुओं की सद्भावना और भारत के मुसलमानों की कृतज्ञता दोनों निश्चित रूप से प्राप्त होती। साथियों, निजाम खुद को हिज एग्जॉल्टेड हाइनेस कहलवाना पसंद करता था। जब ऑपरेशन पोलो के बाद पटेल पहली बार हैदराबाद पहुंचे तो मुस्कुराकर अपने सहयोगी से उन्होंने कहा था, सो हिज एग्जॉस्टेड हाइनेस इज हियर, सो हिज एग्जॉस्टेड हाइनेस इज हियर, यानी जो अपने को महान मानता था, सरदार पटेल की निर्णायक कार्रवाई के बाद थक कर, टूट कर और हार मानकर खड़ा था सामने। उस दौर की एक तस्वीर आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर हाथ जोड़कर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वागत करता हुआ निजाम और निजाम फोल्डेड हैंड के साथ पटेल का स्वागत करने आया तो सरदार ने भारतीय परंपरा के अनुरूप उसे नमस्ते कहकर उसका जवाब दिया था। साथियों, यही था पटेल का व्यक्तित्व, लोहे जैसी दृढ़ता और जीत के बाद भी उदारता। यह उनके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। भाइयों और बहनों, सरदार पटेल की दूरदृष्टि और उनकी कार्यशैली का प्रभाव इतना गहरा था कि निजाम के संवैधानिक सलाहकार सर वाल्टर मार्कटन तथा उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके थे। साथियों, दुनिया ने देखा कि सरदार पटेल ने आखिरी पल तक शांति का रास्ता खोजने की भरपूर कोशिश की थी। कार्रवाई करने पर मजबूर भी हुए थे तो इस तरह के सांप्रदायिक दंगे न हों और अमन चैन कायम रहे, यही था उनके नेतृत्व का जादू, जिसमें शांति की चाह थी और भारत की एकता का दृढ़ संकल्प भी था। इसलिए सरदार पटेल लौह पुरुष ही नहीं बल्कि शांति और अखंडता के सबसे सशक्त प्रतीक भी रहे हैं। मेरे साथियों, आज भी देश में रजाकारों को के हमदर्द मौजूद हैं और मैं साफ कहना चाहता हूं, यही हमारी सबसे बड़े दुश्मन हैं। पर हम दृढ़ संकल्पित हैं कि इस सोच, इस विचारधारा और इस मानसिकता को भारत से पूरी तरह से समाप्त करके ही हम दम लेंगे। भारत की अखंडता और एकता से बड़ा कोई दूसरा मूल्य नहीं है। जो लोग धर्म, क्षेत्र, जाति और भाषा के नाम पर भारत को बांटना चाहते हैं, उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब ऑपरेशन पोलो हुआ था तब हमारे वीर सैनिकों ने बिना किसी जाति, धर्म या मजहब की परवाह किए भारत की अखंडता की उन्होंने रक्षा की थी। हवलदार बचित्तर सिंह पंजाब के वीर सपूत थे जिन्होंने भारत की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वह पहले भारतीय थे जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। उनका बलिदान, मेरे साथियों, हमें याद दिलाता है
कि भारत की एकता किसी एक क्षेत्र, किसी एक धर्म या किसी एक व्यक्ति की देन नहीं, बल्कि हर भारतीय के रक्त पसीने की आहूत से वह सिंचित है। मेरे साथियों, निजाम दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक था। उसे भ्रम हो गया था कि अपने धन के बल पर वो भारत को झुका देगा, लेकिन इतिहास गवाह है, धन और घमंड की ताकत कभी भी राष्ट्र की एकता और संकल्प से बड़ी नहीं होती है। अंततः उसका हस्त्र सबके सामने है। साथियों, आज भी दुनिया के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत ने कभी किसी शक्ति के सामने सिर नहीं झुकाया है और न भविष्य में कभी सिर झुकाएगा। मेरे बहनों भाइयों, आज 17 सितंबर के दिन निजाम ने भारत के साथ विलय करना मंजूर किया था, और ऐसा हुआ था सरदार पटेल जी के दृढ़ निश्चय और साहस के कारण ही। यह सिर्फ एक सुखद संयोग मात्र नहीं है, यह हमारे युग के एक और दृढ़ निश्चयी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी आज 17 सितंबर को ही होता है। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से भी, आप समस्त साथियों की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सरदार पटेल ने जिस अखंड भारत का निर्माण किया था, उसे आगे बढ़ाने का कार्य आज हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नींव थी डाली कभी जिस काम की सरदार ने, काम वह पूरा किया है मोदी की सरकार ने। भाइयों और बहनों, जैसे सरदार पटेल जी ने नव स्वतंत्र भारत को राजनीतिक और भौगोलिक एकता के सूत्र में पिरोया था, वैसे ही 2014 से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निरंतर भारत को सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक स्तर पर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर सरदार पटेल का अधूरा सपना, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, साकार यदि किसी ने किया है तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। अलगाव की एक ऐतिहासिक दीवार टूट गई है। पूर्वोत्तर जो कभी दूर समझा जाता था, अब विकास और अवसर की धारा में भारत की धड़कनों के साथ वह कदम ताल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक प्रगति के माध्यम से राष्ट्र को एक नई एकता दी है। 2014 से आर्थिक एकीकरण का जो कार्य प्रारंभ हुआ है मेरे बहनों भाइयों, उससे हमारे देशवासियों का जीवन सुगम हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस समय हमारा भारत इकोनॉमी की साइज, धन दौलत के मामले में, उसके आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। आज वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री यह दावा कर रहे हैं कि भारत जिस तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि आगामी 1-2 वर्षों में इकोनॉमी की साइज, धन दौलत के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। देवियों और सज्जनों, हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी जगहों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है, जिससे भारत के लोग उनके जीवन से समानता का मूल्य सीखें और राष्ट्रीय एकता और भी मजबूत हो सके। बाबा साहब ने कहा था, सो लॉन्ग एज वी हैव दीज डिफरेंसेज ऑफ हिंदू, मुस्लिम एंड अदर्स और सिंधी, मद्रासी एटसेट्रा, वी कैन नेवर डेवलप अवर नेशनलिटी। यानी जब तक हमारे बीच भेदभाव रहेंगे, हम कभी भी अपनी राष्ट्रीयता का विकास नहीं कर सकते। बाबा साहब ने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सलाह दी थी कि ऑपरेशन पोलो को पुलिस कार्रवाई कहा जाए, न कि सेना का हस्तक्षेप, क्योंकि हैदराबाद का विलय भारत का यह एक आंतरिक मामला था। भाइयों और बहनों, ऑपरेशन पोलो की सफलता और हैदराबाद का भारत में विलय, यह
वह गौरवशाली अध्याय है जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अपनी एकता की रक्षा करने में हमेशा से सक्षम भी है, सामर्थ्यवान भी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सामर्थ्य हमारा और बढ़ा है। इसलिए अब कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती नहीं दे सकती है अथवा चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती है। आपने हाल में ही मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर देखा है। मेरे बहनों भाइयों, मेरे सेना सीएपीएफ के सारे जवानों ने मिलकर जो कार्रवाई की है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उन्होंने पहलगाम में आकर धर्म पूछकर हमारे लोगों